आज के क्लास में हम लोग करेंगे AS23 का मतलब होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो कि हम किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा अगर हम होल्ड करते हैं, ठीक है, तो हम उसको अपना सब्सिडरी बोलेंगे और उसके लिए अगर मतलब तब मुझे होल्डिंग कहा जाएगा, ठीक है, तब मुझे होल्डिंग कहा जाएगा और उसके लिए हम लोग AS21 पढ़े हुए हैं। ओके, अब अगर हम किसी कंपनी में मान लो कि 20% ही होल्ड करते हैं और 50% से कम होल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो मेरा एसोसिएट है, हम उसके एसोसिएट हैं। क्लियर है? और अगर हम कोई मेरे पास बहुत बड़ा टारगेट आया है, ठीक है, और हम दो कंपनी आपस में मिल करके आपस में अचीव करते हैं उस टारगेट को, तो जो मेरे साथ काम कर रहा है उसको हम अपना ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। तो उसके लिए AS27 है जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और जो एसोसिएट के साथ जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए AS23 है जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम अपना जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम अपने बैलेंस शीट में हम उस कंपनी में जिसमें 20% से ज्यादा हम खर्चा किए हुए हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी का जितना टोटल वर्थ है, अगर उसका 20% या उससे ज्यादा मेरा ही है लेकिन 50% से कम है, तो उस कंपनी का जितना एसेट्स है उस पर 20% मेरा है। जितना भी परसेंट हम लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 35% लगाए हैं, तो उस कंपनी का नेट एसेट्स का 35% मेरा है, प्लस उस कंपनी का प्रॉफिट का 35% मेरा है, उस कंपनी का सब चीज का 35% मेरा है। तो हम ये देखेंगे कि उस कंपनी में हम 35% खरीदने के पीछे उसको कितना रुपया दिए और वो कंपनी के पास कितना एसेट्स है जिसका 35% मुझे मिला। तो जो दोनों का डिफरेंस है, अगर हम ज्यादा दे दिए उस कंपनी को तो वो मेरे लिए हो गया गुडविल, वो हमारे लिए हो गया गुडविल, और अगर हम उसको कम दिए और उससे मुझे ज्यादा मिल गया तो वो हमारे लिए हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अभी हम लोग यही पढ़ेंगे इस AS23 में। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, छोटा सा ही है, बस 4-5 सम्स अगर कर लेंगे तो AS23 से रिलेटेड जो एग्जाम में सम्स आएगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। अभी जो इलू नंबर 1 है उसमें आ जाओ। इलू नंबर 1 में बोल रहा है कि A लिमिटेड और B लिमिटेड है। अब A लिमिटेड जो है वो B लिमिटेड में 45% शेयर होल्ड करता है और ऐसा वो 1 अप्रैल 2001 को होल्ड करता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ये 45% शेयर खरीदने के लिए उस कंपनी का उसने 15 लाख रुपए उस कंपनी पे खर्चा कर दिया। तो अब उस कंपनी से उसको मिलेगा क्या? उस कंपनी के पास 10 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख है और 5 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इसका 45% निकाल लो एक बार, 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, तो हो जाएगा आपका 16 लाख। 16 लाख और 16 लाख का अगर आप 45% निकालेंगे तो हो जाएगा 7,20,000। तो 7,20,000 उसको मिला है, लेकिन वो सामने वाले में लगा दिया 15 लाख रुपीज। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। अब देखो, अब यहां पर बोल रहा है कि बी लिमिटेड जो है वो ड्यूरिंग द ईयर में कमाया है 3 लाख का प्रॉफिट। तो मेरे खरीदने के बाद अगर कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट पे थोड़े ना आएगा, वो तो हम उस कंपनी में ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं। उस कंपनी का पैसा लगाने के बाद वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाया है वो मेरे इस 15 लाख में से नहीं घटेगा, क्योंकि उस प्रॉफिट के तो मालिक हम भी हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन जिस दिन हम खरीदे उस दिन उस कंपनी के पास क्या था? तो उस दिन उस कंपनी का 10 लाख, 1 लाख और 5 लाख, यही 3 चीज था, और उस दिन हम 15 लाख रुपए दिए। तो उस दिन जो उस कंपनी के पास था और उस दिन हम उसको क्या दिए, जो उस कंपनी के पास था उसका 45% मुझे मिल जाएगा, लेकिन बदले में उसने 15 लाख रुपीज मेरे से लिया है 45% शेयर खरीदने के लिए। तो जो दोनों का डिफरेंस है यही हमारा गुडविल है। अब यहां पर यह कह रहा है कि मतलब उस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में 3 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो भैया ये कैलकुलेट उस कैलकुलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया 1 लाख का फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2002। अब इसने 1 लाख का डिविडेंड भी पे किया, तो इसका 45% जो है वो हमारे 15 लाख में एडेड होगा। बिकॉज हम जब किसी कंपनी का 45% शेयर खरीदते हैं और 15 लाख रुपए लगाते हैं, तो जो भी आदमी मेरे को उस कंपनी का शेयर बेचा है वो पूरा साल शेयर रखा होगा। हम उसकी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं और तुमसे खरीद रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास उसकी कंपनी का 45% शेयर था। ठीक है, तो हम तुमको बोलेंगे बाबू तुम मुझे ये 45% शेयर उसकी कंपनी का दे दो, हम खरीदना चाहते हैं। तो हम तुमको जैसे ही पैसा निकाल के देने लगे होंगे अपने पॉकेट से, तुम बोले होगे रुकिए रुकिए, अभी वो 2 महीने के बाद डिविडेंड इशू करेगी, वो सारा डिविडेंड एक्चुअल शेयर होल्डर ऑफ दैट डेट, जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस दिन जो शेयर होल्डर रहेगा उसके हाथ में ये डिविडेंड दे देगी। तो अभी तो पूरा साल हम रखे हैं और वो डिविडेंड देगी उसी साल का जिस साल हम रखे थे। अभी तो आप नया नया खरीद रहे हैं, आपको मिल जाएगा डिविडेंड पिछले साल का। पिछले साल तो आप रखे नहीं थे, तो हम बोलेंगे हाँ हम तो नहीं रखे थे, उस कंपनी का शेयर तुम्हारे पास था, तो तुम उस इन्वेस्टमेंट के प्राइस में उस कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड को भी एडेड किए होगे। यानी वो जो 15 लाख है उसमें डिविडेंड एडेड है उतना पोर्शन जितना पोर्शन तुमको मिलने वाला था। तुमको तो 45% मिलने वाला था क्योंकि वही 45% तुमसे खरीदे हैं। तो 1 लाख का 45% जो आएगा वो 15 लाख में एडेड होगा, वो घटा देंगे और घटाने के बाद जितना बचेगा, मतलब 15 लाख में से 1 लाख का 45% हो जाएगा 45,000, वो घटा देंगे। तो ये करेक्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। और उस दिन हम लगाए हैं इतना 45,000 माइनस करने के बाद 15 लाख में से जो आएगा इतना हम लगाए हैं, लेकिन मुझे मिल रहा है उस कंपनी से 10 लाख, 1 लाख और 5 लाख का 45%। दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारा गुडविल है। ठीक है, आपको आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट। पहले आप मुझे वो अमाउंट बताइए दोस्त
at which the investment in B Limited should be shown in consolidated financial statement of A Limited। यानी बोल रहा है कि एक ऐसा अमाउंट बोलिए जो B लिमिटेड में जो पैसा लगाया है A लिमिटेड वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ A लिमिटेड में A लिमिटेड दिखाएगा, वो मुझे अमाउंट बताइए। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे और हम बोलेंगे बाबू तुम 15 लाख रुपए लगाए हो उसमें और तुमको मिल रहा है उस कंपनी के टोटल फिगर का 45% यानी 7,20,000 रुपया मिल रहा है। तो गुडविल यहां पर 7,80,000 आ गया। अब यहां पर जो डिविडेंड दिया हुआ है पेड डिविडेंड ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। अब अगर यही चीज रहता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 तब हम इस 15 लाख में से माइनस करते। चलो हम आप लोग को अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जो कि बहुत अच्छे से सुनना है आपको। हम किस डेट को खरीदे उस कंपनी का शेयर वो मुझे बताओ। हम मतलब पूनम हम तुमसे खरीदे उसके कंपनी का शेयर खरीदे हैं 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को, यानी ठीक इससे एक साल पहले का 1 अप्रैल 2000 ईयर से लेके 1 अप्रैल 2001 तक तुम एक साल रखे थे। तो उसका डिविडेंड मुझे अगले साल नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक का। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, तो 1 अप्रैल 2001 को तो हम तुमसे खरीद ही लिए, अगर उसके बाद वाले ईयर का डिविडेंड मिला है तो वो तो मुझे मिलना ही चाहिए, बिकॉज हम ही तो मालिक बन गए थे उसके बाद। मेरे ऑनर बनने से पहले अगर कुछ पहले वाले पोर्शन का अगर डिविडेंड मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि पूनम मेरे से वो पैसा जोड़ के ली होगी इन्वेस्टमेंट में जब 45%, लेकिन उस साल का नहीं दे रहा है। जब हम ऑनर बन गए 1 अप्रैल 2001 उसके बाद वाले ईयर एंडेड का बोल रहा है, तो वो जो प्रॉफिट है वो मेरा इनकम है और हम उसको क्यों माइनस करें इन्वेस्टमेंट में से, इसीलिए हम माइनस नहीं करेंगे और पूरा का पूरा यानी 15 लाख ही मेरे पॉकेट से एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की वजह से गया है, इसमें कोई डिविडेंड का इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और 7,80,000 हमारा गुडविल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो जब हमको ये दिखाना होगा कि उस इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितना है, ठीक है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं 15 लाख रुपीज हम इन्वेस्टमेंट में लगाए, ठीक है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट का पहला अमाउंट है, हम अपने मन से बता देते हैं। और 3 लाख रुपए वो प्रॉफिट कमाया है और 1 लाख का डिविडेंड है, तो 4 लाख का 45% कितना होगा वो मुझे बताओ। 45% 1,80,000 हो रहा है ना, रुक जाओ, कैरिंग अमाउंट देखो। अब इन लोगों का कहना है कि देखिए दोनों मिला करके 15 लाख का तो आपका उस इसमें ये है, मतलब रुक जाओ हम एक एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। 15 लाख हम लोग इन्वेस्टमेंट लगाए और 3 लाख का जो हमारा उस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, 3 लाख का जो प्रॉफिट कमाया उसका 45% मुझे देगा वो कंपनी, तो वो भी मेरा उस कंपनी के पास है। लेकिन हम लिए नहीं, हम बोले तुम मुझे बस 1 लाख का जो डिविडेंड है उसी का 45% मुझे दे दो, यानी 3 लाख का 45% 15 लाख में ऐड करो और 1 लाख का 45% 15 लाख में से माइनस कर दो, ठीक है। अच्छे से सुनो, जब 15 लाख रुपए हम उस कंपनी में लगा दिए तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, और जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाया तो कोई भी कंपनी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डायरेक्ट नहीं दे देती है, वो बोलती है बाबू क्या करें इस पैसे को और तुम्हारे इसी कंपनी के ग्रोथ में लगा दें। तो शेयर होल्डर लोग बोलता है सुनिए ना, आप मेरे को इतना रुपया डिविडेंड में दे दीजिए, बाकी लगा दीजिए। तो उसने कमाया तो 3 लाख रुपया है, ठीक है, लेकिन उसमें 1 लाख रुपया ही डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दिया, बाकी का 2 लाख ग्रोथ में लग गया। तो या तो 2 लाख का 45% करके 15 लाख में ऐड कर दो, और या नहीं तो 3 लाख का 45% एक बार ऐड करो और 1 लाख का 45% एक बार माइनस कर दो। दोनों में से कुछ भी करोगे तो 90,000 ही आएगा। तो 2 लाख का अगर नेट में 2 लाख का 45% लेके 15 लाख में ऐड कर दोगे तो आ जाएगा टोटल 15 लाख हम पहले लगाए थे और 90,000 हम उसको बोले कि और लगा दीजिए मेरे हिस्से का, बिकॉज 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का उसमें से डिविडेंड कंपनी बांट दिया लोगों को, तो कंपनी के पास खर्चा हो गया, तो बचा कितना 2 लाख बच गया। तो वो 2 लाख तो कंपनी में जो बचा हुआ उसमें तो 45% मेरा भी है, ठीक है। तो उस 2 लाख का 45% यानी 90,000 हम बोले कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में 15 लाख था ना, अभी उस 90,000 का भी मुझे शेयर ही दे दीजिए। समझ में आया? तो मेरे पास 15,90,000 का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, यही निकालना था और कुछ नहीं है। हम इलू नंबर 2 बताते हैं और आप लोग एक बार आ जाइए इलू नंबर 2 कहां पे है, हाँ मिल गया, 121 नंबर पेज में आ जाइए, इलू नंबर 2। अब इस 121 नंबर पेज में बोल रहा है कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के 1 अप्रैल 2001 को 40% शेयर को खरीद रहा है 10 लाख रुपया देकर के, यानी 1 अप्रैल 2001 को ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के 40% शेयर को 10 लाख रुपीज में खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दैट डेट बी लिमिटेड जो है वो देखो, तो हम ये बोलेंगे कि बाबू तुम मेरे से 10 लाख रुपीज तो ले लिए, लेकिन बी लिमिटेड के पास है क्या क्या, तो बी लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है 10-10 रुपया वाला, तो 10 लाख का इक्विटी शेयर है, तो हम बोलेंगे ये 10 लाख हो गया, प्लस उसके पास प्रॉफिट है 2 लाख का, तो हम बोलेंगे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ 12 लाख, तो 12 लाख का 40% मुझे मिल जाएगा 4,80,000, लेकिन मेरे से वो ले कितना रहा है 10 लाख रुपया ले रहा है, तो 10 लाख और 4,80,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बोलो 5,20,000, वो हमारा हो गया गुडविल। समझ में आ रहा है कैसे निकाले गुडविल, हम ज्यादा पैसा क्यों दे, तो उस कंपनी के गुडविल के नाम पे हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जब हम खरीद लिए हैं
उसके बाद का वर्ड यूज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2001-2, क्योंकि हम 2001 के बिगिनिंग में खरीद ही लिए, तो ड्यूरिंग द ईयर में जो भी काम होगा उसमें मेरे को सहना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते। हम बोलेंगे अब ये लोग 10 लाख रुपए का लॉस कमाया है, अगले साल फिर से लॉस हुआ, फिर उसका अगला साल जो है फिर से लॉस हुआ, तो आपको बोला कंसोलिडेटेड पीएल में कैसे दिखाएंगे इस 4 डेट्स को। फर्स्ट जो जब आप खरीदे तब, तो जब आप खरीदेंगे तब आप बोलोगे गुडविल होगा 5,20,000। हम आपको अभी निकालना बताए हैं कि ये दोनों उस कंपनी के पास है, इसी का 40% मिलेगा, लेकिन मेरे से ले लिया है 10 लाख रुपया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो गुडविल है। अब हम इसको बोलेंगे कि देखो मेरा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख रुपए का है, ठीक है, मेरा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख का है, क्या वो कंपनी कोई लॉस भी कमाया है? अगर प्रॉफिट कमाया है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और लॉस कमाया है तो उतना से इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। क्योंकि हम अगर पूनम तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, 100 शेयर 10-10 रुपए वाला खरीद लेते हैं, तो मेरे पास 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे कंपनी में। अब तुम्हारा कंपनी में अगर लॉस होता है और सभी शेयर होल्डर में वो 1-1 रुपए का लॉस बांट देते हो, तो 100 शेयर इंटू 1 यानी 100 रुपए का मेरा नुकसान भी हो गया। अब तुम्हारे कंपनी में मेरा 900 रुपया ही है, यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा 1,000 से बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ तो मेरा 1,000 से घट जाएगा। तो जो पहली बार लॉस हुआ उसका 40% ये हमारा लॉस है, ये उसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कैरिंग अमाउंट हमारा 6 लाख, जो पहले मुझे देख के लग रहा था कि हम उस कंपनी में पैसा लगाए हैं 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस कंपनी का जो टोटल लॉस हुआ है 10 लाख का पहली बार, मतलब फर्स्ट ईयर जो लॉस हुआ है उसमें 40% के तो मालिक हम हैं, तो उस 40% को मुझे बियर करना पड़ेगा, उतना से हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज उस कंपनी के शेयर में ही तो पैसा लगाए हैं हम, और उस कंपनी का लॉस मतलब शेयर प्राइस उसका गिर गया उतने से। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब जब हम लोग पिछला साल जब हम सॉल्व किए हैं तो हम लोग ये बोले हैं कि भाई बिगिनिंग में जब उसका नेट एसेट्स का अगर हम लोग बात करें तो कितना है नेट एसेट्स, वो मुझे बोलो। 4,80,000 इसको कितना मिला नेट एसेट्स में से? 4,80,000 मिला, ठीक है, 4,80,000 इसको नेट एसेट्स में से मिला, और गुडविल का कितना मिला? 5,20,000। और तो 4,80,000 जो उसको इसके नेट एसेट्स में से मिला, उसमें से ये ऐसे समझ लो ना कि 4 लाख तक का लॉस सह चुका है, ठीक है, तो 80,000 ही नेट एसेट से मिला, ठीक है, और 5,20,000 गुडविल का मिला। तो बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे? अभी अगला साल नहीं आया है, नेक्स्ट ईयर नहीं आया है, ये तो ऊपर जो दिखाए हैं बच्चा लोग, ये हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाले हैं कि कैरिंग अमाउंट कितना होगा, वो आया 6 लाख, और फिर से जो उसके नीचे निकाले हैं वो निकाले हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में हम बोलेंगे कि उस कंपनी से मुझे 4,80,000 का पहले नेट एसेट्स मिल रहा था, और अभी 4 लाख तक का लॉस सहना पड़ गया, तो नेट में नेट एसेट्स मेरे को 80,000 ही मिला, जबकि गुडविल जो मेरे पॉकेट से ज्यादा पैसा वो लोग ले लिया था वो 5,20,000 का है। तो यहां तक ये वाला साल पहला फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, बिकॉज हम पहले एक बार कैरिंग अमाउंट निकाले, फिर हम बैलेंस शीट में क्या ट्रांसफर होगा वो निकाले। अब हम अगले साल भी सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में जब ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट में क्या पोस्ट करेंगे वो बताइए, तो पहले कैरिंग अमाउंट जानना जरूरी है। तो हम बोलेंगे पिछला साल मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख ही बचा था, और फिर से इसने लॉस किया 12,50,000 का, उसका 40% फिर से घट जाएगा, तो अब मेरा कैरिंग अमाउंट 1 ही लाख है। तो अब हम टोटल में बोलेंगे कि देखो जो मुझे लग रहा था कि 4,80,000 मुझे बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, 4,80,000 जो मुझे नेट एसेट्स मिला है उसमें दोनों साल का पहले हम लॉस को माइनस करेंगे। तो दोनों साल का लॉस में पहले साल 4 लाख का लॉस है, 45% और 40% ऑफ 10 लाख, और दूसरे साल हम 5 लाख का लॉस है, 12,50,000 का 40%, 5 लाख का लॉस। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 9 लाख हो जा रहा है। 9 लाख तो 4,80,000 में से माइनस होगा नहीं, तो 4,80,000 में से 9 लाख अगर माइनस कर दोगे तो कितना बाहर जाएगा वो मुझे बताओ, कितना बाहर जाएगा वो मुझे बताओ। अगर आप 9 लाख को 4,80,000 में से माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना? 4,20,000। तो 4,20,000 ये बाहर गया नेगेटिव में, बिकॉज ये माइनस हो रहा है 4,80,000 के पॉजिटिव फिगर से। और गुडविल यहां पर हमारा था कितना था गुडविल? गुडविल कितना आया था? 5 लाख का कुछ, हाँ 5,20,000 का गुडविल था। तो जो हमारा 5,20,000 का पहले गुडविल था वो यहां पर गुडविल लिख दो, तो गुडविल आपका हो गया पॉजिटिव फिगर में और 4,20,000 नेगेटिव फिगर में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एडजस्ट करके पॉजिटिव अभी 1 ही लाख से ज्यादा है, यानी गुडविल को भी खा गया ये कंपनी। तो अब अगले साल बोलेंगे, मतलब इस साल ही मतलब जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट में हम बोलेंगे कि पिछला साल से 1 ईयर ही, मतलब 1 लाख ही हमारा अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैरी कर रहा है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, और इस कंपनी का फिर से लॉस हो गया 2 लाख, मतलब 5 लाख का, तो उसका 40% मुझे मिलेगा। तो हम बोलेंगे 2 लाख का मेरे हिस्से का लॉस मिल रहा है। तो हम बोलेंगे बाबू अब मेरा जान छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं, आपके कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट जो लगा है वो घटते 1 लाख पर आ गया, 1 लाख पर आ गया, अब मुझे बोल रहे हो 2 लाख का लॉस बियर करिए। तो हम मैक्सिमम इसमें 1 लाख का ही लॉस बियर करेंगे, बाकी हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कैरिंग अमाउंट नील हो गया, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। तो अगले साल जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट को नील दिखाएंगे, समझ गए आप? क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं सीधा, आइए टेस्ट योर नॉलेज में, सिनेरियो में क्वेश्चन में। जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार हम आपको पहले बताते हैं। देखो बोल रहा है ब्राइट लिमिटेड अक्वायर्ड 30% ऑफ इक्विटी, देखो ब्राइट लिमिटेड अक्वायर्ड 30% ऑफ ईस्ट इंडिया लिमिटेड शेयर्स फॉर 2 लाख ऑन 1 जून 2001। यानी ब्राइट लिमिटेड जो है वो ईस्ट इंडिया लिमिटेड का जो है वो 30% शेयर खरीदा 1 जून 2001 को, बदले में वो दिया 2 लाख रुपया,
यानी 30% शेयर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए उसने लगाया। बाई सच एन एक्विजिशन ब्राइट एंड एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द ईस्ट इंडिया लिमिटेड। जब हम किसी कंपनी में 20% से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं और 50% से कम होल्ड कर रहे होते हैं, तो हम उस कंपनी के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं कि हम जो बोलेंगे वो मानना तो पड़ेगा ही। समझ गए? जैसे इंडिया में अभी कांग्रेस है और बीजेपी है, तो कांग्रेस 99 सीट जीता है आउट ऑफ 543, तो वो जो कह रहा है वो मानना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, बिकॉज बहुत ज्यादा सीट जीता है। समझ गए? तो 20% से ज्यादा जीता है, इसीलिए आप यहां पर 20% से थोड़ा कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस तो क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे किसी कंपनी में 20% से ज्यादा हम होल्ड कर रहे हैं तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001, ईस्ट इंडिया अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000 एंड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 50,000। देखो क्या हुआ ना कि जब हम एक बार उस कंपनी का शेयर को खरीद लिए 1 जून 2001 को, तो वो ईयर कंप्लीट होने के पहले यानी 31 मार्च 2001 तक का ही एंटिटी ने बोला कि हम तब तक प्रॉफिट कमाए थे 80,000 और उसमें से 50,000 का हम डिविडेंड दिए हैं। यानी हम पहली बार उस कंपनी का शेयर खरीदे हैं 1 जून 2001 को, लेकिन उसके पहले जस्ट जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2001, तब तक का जो प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी का वो 80,000 है और कंपनी ने उस पर 50,000 का डिविडेंड दिया। ओके, ईस्ट इंडिया लिमिटेड रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। मेरे खरीदने के बाद जो अगले साल का प्रॉफिट ये लोग कमाए हैं वो इन्होंने 3 लाख रुपए कमाया, ये लोग बोल रहे हैं, और उसमें से इन्होंने 60,000 का डिविडेंड भी दिया है, ये भी ये लोग कह रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा जब हम 31 मार्च 2002 का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जब हम 31 मार्च 2002 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। सेपरेट का मतलब होता है कि ब्राइट लिमिटेड जब खुद का बनाएगा, और कंसोलिडेटेड का मतलब है कि ब्राइट लिमिटेड जब अपने जिसको एसोसिएट को मिला करके बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें सब्सिडरी को ही ऐड किया जाए, उसमें सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर किसी को भी ऐड करोगे तो कंसोलिडेट कर रहे हो। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी को मिला लेना अपने में, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ 30 जब 30 जून 2002 को उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हम लोगों से पूछा गया। तो अब आप आ जाइए, हम आपको सोल्यूशन बताते हैं, और आप आइए, आपको 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि मेरे से 2 लाख रुपीज ले लिया गया। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपीज मेरे से ले लिया गया। अब मेरे को एक बात बताओ बाबू लोग, कि जब मेरे से 2 लाख रुपीज लिया गया तब का डेट क्या था? 1 जून 2001 था। क्या जो डिविडेंड इशू हो रहा है वो उसके पहले वाले ईयर का हो रहा है या उसके बाद वाले ईयर का हो रहा है? पहले वाले ईयर का हो रहा है। तो अगर पहले वाले ईयर का हो रहा है तो हम जिससे 1 जून को खरीदे हैं वो ऐसे बेवकूफ इंसान तो होगा नहीं, उसको तो ये पता ही होगा कि पिछला साल पूरा साल वो अपने पास शेयर रखा है और कंपनी अगले साल डिविडेंड देगा ही देगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो वो जरूर इस 2 लाख में डिविडेंड ऐड करके दिया होगा। तो अगर कंपनी 50,000 का डिविडेंड देता है, ये क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है, तो 50,000 का 30% उसी आदमी को मिलने वाला होगा जिससे हम 30% खरीद रहे हैं अभी। तो यानी 15,000 उसको मिलेगा, तो वो जरूर इस 2 लाख में ऐड किया होगा। अगर इसको माइनस कर दे तो हम लोग करेक्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। 1,85,000 ही है, 2 लाख नहीं है करेक्ट अमाउंट, 1,85,000 है। दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। यही है भैया कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2002 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट निकालना चाहें कि हम लोग बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट में दिखाएंगे भाई इन्वेस्टमेंट मेरा 1,85,000 से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, और अच्छे से सुनो, मेरा इन्वेस्टमेंट 1,85,000 से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अब जो ड्यूरिंग द ईयर में जो ये 30,000 का कमाए हैं ये लोग, 3 लाख का जो ये लोग प्रॉफिट कमाया है, अब इस 3 लाख के प्रॉफिट में हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो 30% करो, फिर हम कितना महीना होल्ड किए हैं, तो अप्रैल और मई 2 महीना तो हम इस कंपनी के मालिक थे ही नहीं, हम तो 1 जून को खरीदे हैं। तो 1 जून 2001 से 31 मार्च 2002 तक 10 मंथ होता है। ठीक है, तो 2 महीना तो हम थे ही नहीं ऑनर, तो हम सिर्फ 10 मंथ थे आउट ऑफ 12 मंथ। 10 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ कैलकुलेट करोगे तो 75,000 प्रॉफिट हमारा उस इन्वेस्टमेंट उस पे मिलना चाहिए था, जो हम कंपनी से नहीं लिए। हम बोले तो मेरा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को ही बढ़ा दो दोस्त, वैल्यू को ही बढ़ा दो। तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो 2,60,000 हो जाएगा टोटल वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट का 31 मार्च 2002 को, जो मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है। पहले कैरिंग अमाउंट 1,85,000 निकाले विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉफिट, और उसके बाद उसमें हम ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट में मेरा कितना शेयर होना चाहिए वो ऐड करके दिखा दिया कि मेरा क्लोजिंग में ये फिगर है। अब हम आते हैं कि मुझे ये बोला कि कैरिंग अमाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 30 जून 2002 का क्या होगा। तो हम बोलेंगे अभी तो जस्ट निकाले हैं 31 मार्च 2002 का 2,60,000, उसके आप 2 महीना, उसके आप 3 महीना के बाद का पूछ रहे हैं, तो ठीक है हम 3 महीना के बाद का बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर में जो डिविडेंड इशू हुआ है, देखो अच्छे सुनो, ड्यूरिंग द ईयर में जो अभी जो प्रॉफिट हुआ था बाबू लोग, उसमें हम अपना शेयर ले लिए थे कि नहीं वो मुझे बताओ। जो प्रॉफिट हुआ था 50,000 उसका 30% हम ले लिए थे कि नहीं? लिए थे ना, कि भाई हम अपना इन्वेस्टमेंट से हटा देंगे, लिए थे कि नहीं? प्लस अच्छे से सुनो, हम उसको अपना इन्वेस्टमेंट से माइनस किए थे। अब जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था, लॉजिक का बात सुनो, लॉजिक का बात, अब जो प्रॉफिट 3 लाख का एक्चुअल में हुआ था उसका 30% हम अपना इन्वेस्टमेंट में ऐड किए हैं, यस या नो? किए है ना? तो उसी पैसा से अगर कुछ कंपनी ने पे कर दिया,
तो वो तो उसमें से घट जाना चाहिए ना। तब तो इसका मतलब है 30,000 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, आप उसका 30% मत लीजिए, आप वेट करिए जब कंपनी 60,000 उसमें से निकाल लेगा तो रिमेनिंग बचे हुए अमाउंट को आप अपना, आपका कितना शेयर बचता है वो आप ऐड करिए। अगर हम 3 लाख का पूरा 30% 10 मंथ बाय 12 मंथ करके ले चुके हैं तो इसी में से जो पे हो गया है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो हम अपने घर लेके जा चुके हैं। कंपनी ने मुझे 75,000 दिया ऐड करने के लिए प्रॉफिट में, और फिर जितना पैसा कंपनी मुझे उसमें से निकाल के दे दिया मेरे पॉकेट में, बिकॉज वर्ड यूज है डिविडेंड रिसीव्ड का मतलब है कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा था कि 2,60,000 का हो गया है, मगर उसमें से हम कंपनी को बोले थोड़ा सा कुछ दे दीजिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और उनका डिविडेंड के पोर्शन पर उनका घर अच्छे से चलता है और प्रिंसिपल वैसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो हम उसको बोले डिविडेंड मुझे दे दो, तो जो मेरा डिविडेंड का 30% शेयर है वो हम अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में से निकाल लिए होंगे, अवेल कर लिए होंगे, तो कैरिंग अमाउंट हमारा बच गया 2,42,000। यही है हमारा इसका आंसर, कैरिंग अमाउंट। ठीक है, समझ में आया? यानी प्रॉफिट के प्रपोर्शन से ऐड होगा, डिविडेंड रिसीव का प्रपोर्शन से लेस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे। आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो
वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सॉल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एएस। ये वाला एएस जो है ना वो सीए इंटरमीडिएट में पहली बार इंस्टीट्यूट ने मई 24 में ऐड किया था। मई 24 के पहले ये वाला इंडेक्स था ही नहीं सीए इंटरमीडिएट में, सिर्फ तब सीए फाइनल में था, अभी भी सीए फाइनल में है, मगर पहले सिर्फ सीए फाइनल में ही था। मई 24 में ही ये इंडेक्स 21 मतलब जो एएस 21 है और एएस 27 है, ये दोनों सीए इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया है मई 24 में, उसके पहले नहीं था। और जो एएस 21 है, और रुको, एएस 23 और 27 इन्होंने नया नया ऐड किया था मई 24 में, लेकिन जो एएस 21 है उसका नाम पहले था कंसोलिडेशन, अभी उसको एएस 21 कह दिया। तो एएस 23 और 27 कंप्लीटली न्यू है, इसीलिए इस पर इंस्टीट्यूट का पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत कम बार पूछा है पिछले 4-5 अटेम्प्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन लोगों का यह कहना है कि ए लिमिटेड जो है वो अक्वायर किया बी लिमिटेड के 25% ऑफ शेयर को 31 मार्च 2001 को 3 लाख रुपए देके। तो ए लिमिटेड ने अक्वायर किया बी लिमिटेड के 25% शेयर को, बदले में उसने दिया 3 लाख रुपीज। और ऐसा कब किया उन्होंने? तो 31 मार्च 2001 को किया। कोई दिक्कत है? 31 मार्च 2001 को किया। अब आगे बोल रहा है कि तो बैलेंस शीट जिस दिन हम उस कंपनी को खरीदे उस दिन का अगर हम बैलेंस शीट देखें कि मेरे को तो उस कंपनी के 25% शेयर के बदले 3 लाख रुपए ले लिया, मगर उस कंपनी से मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे उस कंपनी का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का टोटल 10 लाख है भैया। इसका तो 30% मुझे, मतलब 25% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 10 लाख का 25%। हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर अगर हम ये देखें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना है उस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इतना है और करंट एसेट्स इतना है, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि उस कंपनी का उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट शो होकर के रखा है। ठीक है, रुको, द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड जो है वो बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड इतना है। रुक जाओ, थोड़ा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर इस कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह इशू किया होगा तो उतना से घट जाएगा। तो पूरा 5 और 5 तो 10 लाख निकाले हो ना, 10 लाख का जो 25% कह रहे हो मुझे मिल जाएगा। अगर इस रिजर्व में से कुछ डिविडेंड वगैरह पे कर दिया होगा कंपनी ने ड्यूरिंग द पिछला वाला साल 31 मार्च 2001 का, तो उतना से रिजर्व हमारा घट जाएगा, उतना यानी पूरा 10 लाख पे मुझे नहीं मिलेगा। तो यहां पर पढ़ते हैं, बोल रहे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31 मार्च 2002, एक साल के बाद क्या हुआ कि ऑन 30 जून 2001 को ए लिमिटेड रिसीव किया डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। देखो, जिस दिन हम खरीदे उस दिन जो ईयर कंप्लीट कर रहा था उस दिन हम डिविडेंड रिसीव किए एट 40% फ्रॉम रिजर्व। ठीक है, द अबव बैलेंस शीट इज बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी ये जो बैलेंस शीट है ये डिविडेंड को एडजस्ट करने के पहले है। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि इस कंपनी का अच्छे से देखो, अच्छे से तुम समझना। रुको, ये थोड़ा साफ सुथरा कर दे रहे हैं। देखो, इस कंपनी के पास पैसा कितना था? 5 लाख रुपया था शेयर कैपिटल का, प्लस 5 लाख रुपया जो रिजर्व एंड सरप्लस का था, उसमें से इसने 5 लाख जो शेयर कैपिटल का था उसका 40% इसने डिविडेंड दे दिया। तो अगर 40% डिविडेंड दे ही दिया तो 2 लाख का तो घटना चाहिए ना। 5 लाख का 40% कितना होता है? 5 लाख इंटू 40% इक्वल टू 2 लाख। तो इतना से तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस घटना चाहिए ना, बिकॉज वो ड्यूरिंग द ईयर पिछले वाले साल का ही रिजर्व, पिछले वाले साल का ही डिविडेंड वो दे रहा है करंट ईयर में। ठीक है, तो अगर पिछले वाले साल का दे रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो मेरे से वो पैसा लिया है 25% खरीदने का, वो उसको भी सही करते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस को भी सही करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली में 3 लाख का ही है और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख का है। तो टोटल में 8 लाख ही उसका नेट एसेट्स है, जिसका 25% मुझे मिला। तो जो मेरे से लिया गया है ना, जो पैसा मेरे से जो लिया है, कितना रुपया लिया मेरे से इन्होंने लिया है 3 लाख रुपीज लिया है 25% शेयर खरीदने का। तो हम बोलेंगे कि जो मेरे से 3 लाख रुपीज लिए हैं उनको अच्छे से पता था कि पिछला साल का जो डिविडेंड कंपनी अभी
40% देगा, 5 लाख का 40% जो कंपनी देगा उसमें से 25% यही भाई साहब को मिल जाएगा जिनसे हम अभी 25% शेयर खरीदे हैं। तो 5 लाख का तो सबसे पहले 40% निकालो और फिर उसका 25% निकालो तो आ जाएगा 50,000 रुपया। अब अगर 3 लाख में से 50,000 रुपया को माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे कि करेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,50,000 ही है और जो मुझे उस कंपनी से मिल रहा है वो 8 लाख का 25% मिल रहा है, 8 लाख का 25% मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 2 लाख रुपीज ही मिल रहा है। तो जो दोनों का डिफरेंस है बाबू लोग, मुझे कम मिल रहा है, मेरे से ज्यादा ले रहा है, तो 50,000 क्या है? गुडविल। हम ज्यादा दे रहे हैं ना, इसीलिए हमारा गुडविल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्नेहा तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा, रुको क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर बोल रहा है ये लोग कि बी लिमिटेड जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, यानी मेरे खरीदने के बाद उस साल में 7 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छा बात है। और उसी साल उन्होंने डिविडेंड 50% दिया। बोल रहा है डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 50% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 ऑन 30 अप्रैल 2001, यानी 7 लाख कमाया और 7 लाख कमाया, 50% इन्होंने डिविडेंड दिया। दीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इस साल तो हम ऑनर ही बन चुके हैं, इस साल तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए। आप ड्यूरिंग द ईयर में आप प्रॉफिट जो कमाए हैं 7 लाख, उसका 25% मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए और आप 40 उसमें से 50% मुझे दे दिए, वो आप माइनस कर दीजिए, यानी प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट बेसिस मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए और जितना डिविडेंड हम ले लिए आपसे है उसी प्रॉफिट का 50% हम ले लिए, उसको आप माइनस कर दीजिए, बिकॉज हम घर लेके चले गए। तो यही करना है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बोल रहा है गुडविल अगर कुछ है बाबू लोग तो तुम बताओ। देखो अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप गलती कर दो। बोल रहा है गुडविल अगर कुछ तुमको लग रहा है तो इफ एनी, तो आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं भी गुडविल हो सकता है, इसीलिए गुडविल है यहाँ पर 50,000 का गुडविल है। फिर आपको बोल रहा है कि डिविडेंड को कैसे ट्रीट करेंगे 31 मार्च 2002 को, जो 30 अप्रैल 2002 को दिया जा रहा है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, यानी 7 लाख का 7 लाख वाले पोर्शन में से जो 50% डिविडेंड इशू हो रहा है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। एंड हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ए लिमिटेड जो है भाई साहब वो बी लिमिटेड में जो पैसा लगाया है वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ए लिमिटेड अपना बनाएगा तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएगा। तो आ जाइए आप लोगों को बताते हैं सोल्यूशन इसका, जो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा सोल्यूशन है वो बताते हैं आप लोगों को। यहां पे कह रहा है सबसे पहले ईमानदारी से आप 50,000 निकाल लेंगे कि नहीं वो मुझे बताइए। यहां पर गुडविल जो 0.50 लाख है वो 50,000 है, तो हम बोलेंगे उस कंपनी में 3 लाख लगाए थे, 3 लाख लगाए थे, तो हम अपना करेक्ट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो हम बोलेंगे 5 लाख का 40%, डिविडेंड आया 2 लाख, उसका 25% मुझे मिल ही जाएगा, ये सोच करके जिसने मुझे 25% ऑफ शेयर इस कंपनी का बेचा है उसने उस 3 लाख में ऐड करके लिया होगा मेरे से, तो वो भी माइनस कर दीजिए। तो मुझे करेक्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जानना है, मुझे बढ़ा चढ़ा करके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मत बताओ, मुझे इन्वेस्टमेंट के बदले कितना पैसा देना पड़ा है वो बताओ। तो वो 2.5 लाख रुपया मुझे इन्वेस्टमेंट का देना पड़ा है। अब हम ये बोलेंगे कि उस कंपनी के पास फिर क्या बचा, तो उस कंपनी के पास शेयर कैपिटल 5 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस जो दिख रहा था 5 लाख का, उसमें से 2 लाख हम डिविडेंड दे दिए, समझ गए। यानी ये जो 2 लाख है वो 5 लाख का 40% है डिविडेंड का 2 लाख, ठीक है, वो माइनस कर दीजिए तो बचा 8 लाख। अब इस 8 लाख का 25% जो होगा वो आप जो है अपने आप ये बोल दो कि मुझे 8 लाख का 25% मुझे मिलेगा और मेरे से लिया जा रहा है 2,50,000, यानी ये गिवन है और 2 लाख जो है वो टेकन है। तो हमारा गिवन ज्यादा है, जितना से ज्यादा है वो हमारा गुडविल है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब हम जब करंट ईयर में दिखाएंगे तो हम बोलेंगे भाई करंट ईयर में क्या होगा, मुझे 7 लाख जो प्रॉफिट कमाए हो उसका 25% आप लोग दोगे, यानी 1,75,000 आप मुझे दोगे, ठीक है, और 1,75,000 आप मुझे दोगे। फिर हम बोलेंगे कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड, बी लिमिटेड से मुझे डिविडेंड कितना मिला था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, रुको एक मिनट हम ये देख लेते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मुझे बी लिमिटेड से मिला था 50,000 मिला था। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ना कि भाई निकाले थे 5 लाख का 40% का 25%, यही तो 50,000 प्री एक्विजिशन मेरे खरीदने के पहले के पोर्शन का डिविडेंड है। तो ये इधर यहां पे लिखे और इसको हम इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर चुके हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट, क्या जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो हम करंट ईयर में जो मुझे 1,75,000 मिला है उसमें से माइनस करना जरूरी है, या हम ये बोलेंगे कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए पे किए थे, जब हम खरीदे थे 3 लाख रुपया में 25%, तभी मेरे से ज्यादा ले लिया गया था और हम उसी में से घटा करके हम गुडविल निकाले हैं। तो वो एक बार अगर घट गया है तो एक ही चीज दोबारा प्रॉफिट से, करंट ईयर का प्रॉफिट से घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए। इसीलिए हम एक बार दिखाए हैं कि देखो 50,000 तो डिविडेंड का मिला, लेकिन हम उसको इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिए, इसलिए वो नील हुआ। तो पूरा 1.75 जो है वो हमारा करंट प्रॉफिट है भाई, ये मेरा है ना 1.75, ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर है। तो हम बोलेंगे कि अगला वाला कैलकुलेशन देखना बच्चा लोग, हम बोलेंगे कि जो रोमन 3 वाला कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले हम 1.75 लिखेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर में हम कमाएंगे, और मेरा इन्वेस्टमेंट का आज के डेट में वैल्यू है कितना वो मुझे बताओ। 3 में से 0.25 माइनस कर दिए थे, मतलब 0.50 माइनस कर दिए थे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बचा कितने का था, 2.50 का बचा था।
2.50 ही तो 3 लाख हम लगाए, 50,000 इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड था, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो 2.50 ही था, तो 2.50 का हमारा इन्वेस्टमेंट था और करंट ईयर में मुझे मिल रहा है 1.75 प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे सुनो ना कंपनी, मुझे प्रॉफिट मत दो ना, मेरे इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दो, मुझे उतना का शेयर ही दे दो। तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल 4,25,000 का हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये AS21 आप पूरा खा चुके हैं, आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है मुझे बताओ, नहीं दिक्कत है? तो अब यहां पर इन्होंने कोई कुछ खास नोट तो दिया नहीं है, ये आप भी दे सकते हो कि जो देखो जो उसने इस साल डिक्लेयर किया है, अगले साल जो डिक्लेयर किया है, बच्चा लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देखो जो अगले साल उन्होंने, जो अगले साल मेरे खरीदने के बाद जो उन्होंने डिविडेंड ये किया है, ठीक है रुको, जो अगले साल मेरे खरीदने के बाद उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो क्या इसमें वर्ड इन्होंने रोमन 3 में क्वेश्चन में यूज किया है कि डिविडेंड रिसीव्ड है, या उन्होंने पेड या रिसीव्ड वर्ड यूज किया है? हाँ या ना बोलो क्वेश्चन में रोमन 3 में, क्वेश्चन में रोमन 3 में उन्होंने बोला बी लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 50%। डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया है, बड़ा बड़ा वादा मत करिए। डिक्लेयर का मतलब होता है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज के डेट में। यानी आप जब तक पेड नहीं कर देते हैं या जब तक शेयर होल्डर रिसीव नहीं कर लेता है तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। आप डिक्लेयर किए हैं तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेड या रिसीव अगर हो जाएगा, पेड बाय कंपनी एंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर हो जाएगा, तब उसका जर्नल एंट्री होगा। तो यही हमारा सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये डिक्लेयर हुआ है तो ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, बिकॉज इट्स नॉट पेड या रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर या पेड बाय कंपनी नहीं है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये AS21 अभी कंप्लीट, AS23 अभी कंप्लीट हो चुका है। AS23 का कंप्लीट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, AS21 का हम लोगों का कंसोलिडेशन का हम लोगों का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर के देखिए। AS23 यहां पर आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और AS27 का एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं पर्सनली कि आपको किसी सम्स में कोई डाउट है तो 9007746507 पर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।